वेलकम स्टूडेंट्स, कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स में आपका स्वागत है। आज क्लास 12th के फिजिक्स में और करंट इलेक्ट्रिसिटी यूनिट में हम लोग न्यूमेरिकल्स देखेंगे। ये प्रॉब्लम मैंने बोर्ड पर बनाया है, ये किसी स्टूडेंट ने पूछा है तो मैं इसको एक्सप्लेन कर देना चाहूंगा। इस सर्किट को पहले समझिए। ए और बी पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लाना है, यानी कि टोटल रेजिस्टेंस लाना है। तो यहां देखिए, ये 6 और 2 पैरेलल में है और इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन इस 3.5 ओम के साथ सीरीज में है और ये ऊपर वाले तीनों रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन इस 5 ओम के साथ पैरेलल में है और ये पूरा कॉम्बिनेशन इस 2.5 ओम के साथ सीरीज में है। तो इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। मैंने पहले आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने को सिखाया है। आज मैं आपको शॉर्टकट में इसको सॉल्व करके दिखाता हूं। सबसे पहले देखें, इन दोनों का ये 6 और 2 पैरेलल में है, तो इनका टोटल रेजिस्टेंस आप ले आएंगे 1/6 और 1/2 करके, जैसा कि मैं पहले सिखाया हूं। मान लीजिए इन दोनों का कॉम्बिनेशन का नाम हमने दे दिया R डैश, तो 1/R डैश इज इक्वल टू 1/6 प्लस 1/2, दिस इज इक्वल टू 3/2 और ये आपका हो गया 2/3। इसको उल्टा करेंगे, R डैश इज इक्वल टू हो गया 3/2, जिसका वैल्यू हो गया 1.5 ओम। अब देखिए, तो इसका फिगर बना देना चाहिए। अब इन दोनों के कॉम्बिनेशन का नाम हमने R डैश दिया है, जिसका वैल्यू 1.5 आया है और ये है 3.5 ओम और ये नीचे है आपका 5 ओम और इधर है 2.5 ओम। पूरा सर्किट बन गया। ये पॉइंट बी और ये पॉइंट ए। अब देखिए, इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन आप ले चलेंगे। मान लीजिए इन दोनों के सीरीज कॉम्बिनेशन का नाम मैं दे रहा हूं R डबल डैश। ये हो गया आपका R डैश प्लस 3.5। R डैश की वैल्यू हो गई 1.5 और 3.5। 1.5 प्लस 3.5 ये आपका हो गया 5 ओम, यानी इन दोनों का कॉम्बिनेशन 5 ओम हो गया। अब अगला फिगर बनाते हैं। तो देखिए, अगला फिगर है आपका, इन दोनों को मिला के एक रेजिस्टेंस कर दीजिए, जिसका हमने नाम दिया है R डैश, R डबल डैश और इसकी वैल्यू 5 ओम और नीचे में एक दूसरा रेजिस्टेंस है 5 ओम का और इधर है ये 2.5 ओम। स्टेप बाय स्टेप इसको समझेंगे तो क्लियरली आप सारे इस प्रकार के क्वेश्चन को इजीली आप बना सकेंगे। अब देखिए, इन दोनों को मिला के जो हमने R डबल डैश नाम दिया है और उसकी वैल्यू 5 ओम आई है, बना दिया है हमने। और अब ये दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में है। मान लीजिए इसके पैरेलल का वैल्यू हम R ट्रिपल डैश देते हैं, तो 1/R ट्रिपल डैश इज इक्वल टू 1/5 प्लस 1/5, तो ये हो गया आपका 2/5। इस प्रकार R ट्रिपल डैश की वैल्यू हो गई 5/2 ओम, यानी 2.5 ओम। अब देखिए, फाइनल फिगर बनाता हूं। ये दोनों मिलके, जिसका मैंने नाम दिया है R ट्रिपल डैश और इसकी वैल्यू आई है 2.5 ओम और इसके बाद, इस कॉम्बिनेशन के बाद इधर एक और रेजिस्टेंस है 2.5 ओम का। ये पॉइंट बी हो गया, ये पॉइंट ए। टोटल रेजिस्टेंस R, कॉम्बिनेशन है R ट्रिपल डैश और 2.5 ओम का। R ट्रिपल डैश की वैल्यू 2.5 और ये तो 2.5 है ही, 5 ओम इसका नेट इक्विवेलेंट वैल्यू हो गया। इसको नोट कर लें, इसके बाद मैं अगला बताता हूं। अब देखिए, अगला क्वेश्चन मैंने लिया है। इसी प्रकार का एक सिमिलर क्वेश्चन एक स्टूडेंट ने पूछा है, जिसमें वैल्यूज कुछ और है, लेकिन वो भी नेटवर्क ऐसा ही बना हुआ है अंग्रेजी के कैपिटल लेटर ए के अनुसार। तो इस प्रकार के आप बहुत क्वेश्चन देखते होंगे, बिल्कुल ही सिंपल है। यहां देखिए, ए और बी के बीच में
इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यानी कि टोटल रेजिस्टेंस लाना है, तो सबसे पहले इसको सॉल्व यहां से करना शुरू करेंगे। ये 4 ओम और 8 ओम इन दोनों के कनेक्शन के बीच में कोई और तीसरा कनेक्शन नहीं निकला है। तो हमने आपको पहले ही बताया है कि जब दो रेजिस्टेंस के बीच से कोई तीसरा कनेक्शन ना निकला हो तो ये दोनों सीरीज में कहलाएंगे, क्योंकि देखिए ये दोनों एक ही पाथ है। जब पाथ एक ही है तो करंट भी एक होगा, तो ये सीरीज में होंगे। तो सबसे पहले आप सीरीज में तो जानते हैं कि सिंपली सीधा जोड़ते हैं। मान लीजिए इन दोनों का कॉम्बिनेशन का नाम हमने दिया आर डैश, और ये है 4 ओम और 8 ओम, ये हो गया 12 ओम। 12 ओम। अब देखिए अगला मैं फिगर बनाता हूं। ये नेटवर्क मैं पहले बना देता हूं आपको। ये है 6 ओम, 3 ओम और ये भी है 3 ओम, और ये 8 और 4 मिलकर के 12 ओम हो गया है। इन दोनों पॉइंट के बीच में ये 8 और 4 मिलके, तो यहां मैं 12 ओम बना देता हूं, 12 ओम, और इसका नाम हमने दिया है आर डैश। तो अब ये जो है, ये जो दोनों मिलके आर डैश बना है, आर डैश और 6 ओम, आर डैश और 6 ओम पैरेलल में है। तो इसका हम लोग पैरेलल में मान लीजिए नाम देते हैं आर डबल डैश। तो पैरेलल में 1 बाई करके जोड़ते हैं, तो 1/12 प्लस 1/6, ये हो गया 1/4, और इसको जब उल्टा करेंगे तो ये हो गया 4 ओम। यानी कि ये दोनों मिलके, यानी कि ऊपर वाला इन तीनों रेजिस्टेंस का नेटवर्क का इक्विवेलेंट वैल्यू हो गया 4 ओम। अब एक अगला फिगर, यानी इन तीनों के जगह पे एक रेजिस्टेंस, यानी इन दोनों पॉइंट के बीच में, जो इस फिगर में ये दोनों पॉइंट दिख रहे हैं, इन दोनों पॉइंट के बीच में एक रेजिस्टेंस मैं 4 ओम का बना देता हूं। इसका नाम हमने आर डबल डैश दिया है 4 ओम, और ये रहा ये वाला नेटवर्क 3 ओम, और इधर भी है 3 ओम। ये पॉइंट ए और बी। अब देखिए, तो ये तीनों ए और बी के बीच में टोटल रेजिस्टेंस लाना है, तो ये तीनों मिलके एक पाथ हो गए हैं, यानी ये तीनों सीरीज में है। तो टोटल रेजिस्टेंस आर इज इक्वल टू 3 ओम प्लस आर डैश डबल डैश प्लस 3 ओम। 3 आर डबल डैश की वैल्यू 4, 10 ओम इसका वैल्यू हो गया। अब इस प्रकार का कोई भी नेटवर्क हो इसी प्रकार आप सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं अगले न्यूमेरिकल में आता हूं। अगला क्वेश्चन मैंने खुद से चूज किया है, और मैं उसके पहले सॉल्व करने के पहले आपको एक बात बता देना चाहूंगा। एक बुक मैं आपको दिखा रहा हूं कि ये बुक है रचना सागर पब्लिकेशन का टुगेदर विथ फिजिक्स। इसको ध्यान से देखिए। ये बुक जो है एग्जामिनेशन प्रिपरेशन के लिए होता है। अभी तो एग्जाम में समय है, आपको नया पुराना किसी स्टूडेंट से पुराना भी मिल जाए तो आप अपने पास ये बुक जरूर रख लें, और जो लेसन मैं कंप्लीट कर दे रहा हूं उसके क्वेश्चंस आप इस बुक से जरूर बनाएं। ये बुक बोर्ड प्रिपरेशन के लिए, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छी है। इसमें खासकर इसमें क्वेश्चन कई तरह से दिए हुए हैं, जैसे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, एनसीईआरटी क्वेश्चन, और भी इसके अपने तरफ से क्वेश्चन सेट किए हुए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके दिया हुआ है। तो सबसे पहले जो आप इसमें सॉल्व करेंगे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। ध्यान रखें, बोर्ड एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन का प्रैक्टिस बहुत जरूरी होता है। उसके बाद एनसीईआरटी वाला भी बना लें, तो कम से कम प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को तो सबसे पहले कंप्लीट करें। और अगर इस बुक के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन और एनसीईआरटी क्वेश्चन इसमें जो दिए हुए हैं वो आप कंप्लीट कर लेते हैं, तो बिल्कुल आप यकीन मानिए कि आपको 100% नंबर बोर्ड एग्जाम में मिलेंगे। तैयारी आपकी अच्छी होनी चाहिए। चलिए अब इस क्वेश्चन पे आते हैं जो मैंने इस बुक से लिया है। ये बोर्ड एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है, और इस प्रकार का कई क्वेश्चन बार बार आए हैं। ये एक देखिए सर्किट है जिसमें एक रेजिस्टेंस आर किसी सेल जिसका ईएमएफ ई और इंटरनल रेजिस्टेंस आर है उसके साथ जुड़ा हुआ है। चूंकि इंटरनल रेजिस्टेंस सेल के अंदर होता है, तो हम लोग सेल को यहां से यहां तक मानेंगे कि ये सेल है, और ये सेल के टर्मिनल्स हैं, पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, और इंटरनल रेजिस्टेंस सेल के अंदर में है।
सेल जो वोल्टेज प्रोड्यूस करता है वो उसका ईएमएफ है ई, और इंटरनल रेजिस्टेंस में खर्च होने के बाद जो वोल्टेज बचता है वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को मिलता है। और इसके अनुसार ये बनाया हुआ है कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को जो वोल्टेज मिल रहा है ये किसी प्रैक्टिकल के दौरान वो इस वोल्टमीटर से नोट किया जा रहा है, और इस सर्किट में जो करंट है वो इस एमीटर से नोट किया जा रहा है। और इसमें रेजिस्टेंस एक मैं बनाता हूं जो प्रैक्टिकल में ऑलरेडी होता है। यहाँ एक रियोस्टेट लगाते हैं, तो रियोस्टेट क्या होता है, एक वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है रियोस्टेट, यानी इसमें हम लोग रेजिस्टेंस की वैल्यू को बढ़ा घटा सकते हैं। तो मान लीजिए रेजिस्टेंस का जो भी वैल्यू है उसको मैंने आर से डिनोट किया है, आरएच मैंने रियोस्टेट के लिए लिखा है। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू को हम लोग घटाएंगे तो करंट बढ़ता जाएगा, और जाहिर है जैसा कि मैंने पहले आपको समझाया था, अगर सर्किट में करंट ज्यादा हो जाएगा तो इंटरनल रेजिस्टेंस में वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा होगा, और जब सेल के अंदर में ही ज्यादा वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा तो बाहर वाले रेजिस्टेंस को वोल्टेज कम मिलेगा। अब जरा देखिए प्रैक्टिकल जो किया गया है उसके अनुसार ये कैसे ग्राफ है। जब देखिए इस ग्राफ में एक्स एक्सिस पे करंट को दिखाया गया है और वाई एक्सिस पर वोल्टेज को दिखाया गया है, आप क्लियर देख पा रहे होंगे। तो करंट को बढ़ाना यानी कि इस रेजिस्टेंस को घटाना, यानी मान लीजिए कि शुरू में हम लोग इस रेजिस्टेंस की वैल्यू को अधिक रखे हुए हैं तो करंट की वैल्यू कम है। प्रैक्टिकल इस पॉइंट ए से स्टार्ट होता है। इनिशियली करंट है 0.04 एम्पियर, तो उस टाइम हमारे बाहर वाले रेजिस्टेंस को वोल्टेज मिल रहा है 1.2 वोल्ट। अब रेजिस्टेंस की वैल्यू को हम लोग घटाते जाएंगे तो करंट बढ़ता जाएगा, और करंट अब हो गया 0.12 एम्पियर। तो करंट बढ़ गया तो जाहिर है कि अंदर वाले रेजिस्टेंस यानी इंटरनल रेजिस्टेंस में ज्यादा वोल्टेज ड्रॉप होगा तो बाहर वाले को वोल्टेज कम मिलेगा, तो बाहर वाले को वोल्टेज मिल रहा है 0.8 एम्पियर। अब इस रेजिस्टेंस की वैल्यू को और घटाएंगे तो करंट और सर्किट में बढ़ जाएगा, और बाहर वाले रेजिस्टेंस को वोल्टेज और कम मिलेगा। इसलिए तीन वैल्यू को लेकर के इस ग्राफ को बनाया गया है, तो ये ग्राफ लीनियर होगा। अब इस लीनियर ग्राफ को प्रोड्यूस कर दिया गया है एक्सिस तक, तो इसमें आ रहा है कि अगर आप इस करंट को मैक्सिमम करते हैं तो बाहर वाले रेजिस्टेंस में वोल्टेज आ जाता है 0। हमने आपको पहले बताया था कि ऐसे केस में करंट कब मैक्सिमम होगा, वो देखिए। अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 0 कर देंगे तो जब बाहर में रेजिस्टेंस ही नहीं है तो अब ये सेल जितना मैक्सिमम करंट दे सकता है दे रहा है, और सारा का सारा इसका जो वोल्टेज है वो खर्च हो जा रहा है इंटरनल रेजिस्टेंस में, तो टर्मिनल्स पे कोई वोल्टेज नहीं पहुंचेगा और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा। तो ग्राफ में भी देखिए जब करंट मैक्सिमम तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस 0। दूसरा चीज देखिए, अगर ये सेल ओपन सर्किट में हो, यानी कि इस सेल को हमने कहीं जोड़ा ही नहीं है, सेल खुला है, तो करंट तो 0 है इसमें, और जब करंट 0 है तो टर्मिनल पे यानी इंटरनल रेजिस्टेंस में कोई वोल्टेज ही खर्च नहीं होगा, और टर्मिनल्स पे पूरा ईएमएफ जितना पोटेंशियल डिफरेंस का है वो पूरा ईएमएफ वाला वोल्टेज टर्मिनल्स पे शो करेगा। यानी कि अगर इस यहाँ वोल्टमीटर हम जोड़ देते हैं तो ये वोल्टेज आपको उतना ही बताएगा जिसका कि ईएमएफ है। तो चलिए, यानी इस केस में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 0 हो गया है। अगर सिमिलर फिगर मैं इसकी तरह बना दूं तो वो ऐसा होगा, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को हमने हटा ही दिया है और वोल्टमीटर यहाँ जोड़ रखा था, तो वोल्टमीटर इस वक्त क्या बता रहा है, सेल का टर्मिनल वोल्टेज, और टर्मिनल वोल्टेज किसके बराबर आएगा, ईएमएफ के बराबर आएगा, क्योंकि कोई करंट ही नहीं है। देखिए सर्किट हमारा कंप्लीट नहीं है, वोल्टमीटर केवल हमने जोड़ रखा है इस सेल का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए, जो इस केस में ईएमएफ के बराबर आएगा। तो अब देखिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जब करंट 0 है तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट है, यानी इससे क्लियर हो गया करंट 0 तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट, यानी कि इसका जब करंट 0 है यानी इंटरनल रेजिस्टेंस में कोई वोल्टेज ड्रॉप ही नहीं हो रहा है, तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस वही होगा जो ईएमएफ है। तो बोलेंगे
if I is equal to 0 then V is equal to E, यानी जब सर्किट में करंट 0 होगा तो जो सेल का जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो किसके बराबर होगा? ईएमएफ के बराबर। तो इस केस में ग्राफ के अनुसार जो करंट 0 होने पर जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आता है 2 वोल्ट आता है, 2 वोल्ट। देयरफॉर इस सेल का ईएमएफ आ गया 2 वोल्ट। एक बात तो पता चल गया। अब देखिए इस केस में आइए, जब हम लोग सर्किट के रेजिस्टेंस को 0 कर देते हैं तो करंट मैक्सिमम हो जाता है। रेजिस्टेंस को 0 किया तो करंट मैक्सिमम, यानी कि हमने बाहर रेजिस्टेंस 0 किया, इंटरनल रेजिस्टेंस को तो हटा नहीं सकते हैं। तो इस केस में जो करंट है I इज इक्वल टू V अपॉन R, इस रेजिस्टेंस को वोल्टेज मिल रहा है ईएमएफ के बराबर और ये रेजिस्टेंस है R। अब जरा देखिए, तो इस समय I हमें मालूम है, मैक्सिमम करंट I का वैल्यू 0.28 एम्पियर और ईएमएफ हम लोग ला चुके हैं 2 वोल्ट और इंटरनल रेजिस्टेंस R पता नहीं है, तो यहाँ R इज इक्वल टू 2/0.28 और इसको इजीली हम लोग सॉल्व करके ला सकते हैं। इसको सॉल्व करके अब डेसिमल में आप आंसर इजीली ला सकते हैं। यानी इस तरीके से जो क्वेश्चन आता है उसमें ये पूछा जाता है, ग्राफ दिया रहेगा, सर्किट जैसा मैंने बताया ये नहीं भी दिया रह सकता है, तो अपनी सहूलियत के लिए आप खुद से बना सकते हैं। तो एग्जाम में ये ग्राफ ही रहेगा। तो आप और फाइंड करने के लिए दिया रहेगा कि अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ फाइंड आउट द ईएमएफ ऑफ द सेल एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। आप क्लियरली इसको देख रहे हैं, इसको एक बार फिर से आप देख करके बढ़िया से समझ लें। मैं आगे बढ़ता हूं। अब देखिए अगला क्वेश्चन मैंने लिया है, ये भी बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है और अक्सर इस प्रकार का आता है। इसमें दिखा रहा है कि किसी कंडक्टर से किसी कंडक्टर के क्रॉस सोर्स जोड़ दिया गया है और हम लोग वोल्टेज को बढ़ाते जाते हैं, जैसे बैटरी का वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे। मान लीजिए ये बैटरी जो है इसका वोल्टेज बढ़ाने का, जैसे वोल्टेज बढ़ाने का मैं आपको तरीका बता देता हूं। उसका सर्किट ऐसे होता है, ये कोई सोर्स ऑफ ईएमएफ है और यहां पर एक वेरिएबल रेजिस्टेंस दे दिया जाएगा। रेजिस्टेंस मान लीजिए R है और ये रेओस्टेट हमने अभी बताया कि ये वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है और इस सेल का ईएमएफ ही है। अगर ये रेओस्टेट का रेजिस्टेंस जो है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के सीरीज में है, क्योंकि देखिए जो इस रेजिस्टेंस से करंट फ्लो होके आएगा वही रेओस्टेट के भी रेजिस्टेंस से फ्लो करेगा, तो सीरीज में हुआ। अगर इस रेजिस्टेंस की वैल्यू को ज्यादा कर देते हैं तो इस सर्किट का ज्यादा वोल्टेज ड्रॉप यही हो जाएगा, इसको वोल्टेज कम मिलेगा। यानी यहाँ रेजिस्टेंस कम मिलेंगे, कम अगर रेजिस्टेंस कम देंगे तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को वोल्टेज ज्यादा मिलेगा। यानी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के वोल्टेज को हम लोग चेंज कर सकते हैं इस तरीके से। तो चलिए इसी सर्किट पे हम लोग काम करते हैं। तो हम लोग इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से वोल्टेज को चेंज कर रहे हैं, 0 से बढ़ाए जा रहे हैं। यानी इस रेजिस्टेंस की वैल्यू को जैसे जैसे घटाते जाएंगे तो इस पर इसके अक्रॉस जो वोल्टेज मिल रहा है वो बढ़ता जाएगा और वोल्टेज बढ़ता जा रहा है तो करंट भी बढ़ता जा रहा है। ओम्स लॉ के अनुसार हम लोग जानते हैं कि I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। तो सबसे पहले हम लोग इस एक्सपेरिमेंट को तब कर रहे हैं जब हमारे कंडक्टर का टेम्परेचर T1 है। कंडक्टर का टेम्परेचर T1 है और हम लोग इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के वोल्टेज को बढ़ाते जा रहे हैं तो करंट भी बढ़ता जा रहा है और ग्राफ मिलाइए। और दूसरी बार इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का टेम्परेचर T2 कर दे रहे हैं, तो उसके बाद अगर वोल्टेज को बढ़ाते जा रहे हैं तो करंट भी बढ़ रहा है इस ग्राफ के अनुसार। आप क्लियर देख रहे होंगे ग्राफ को जो मैंने बनाया रखा है। तो क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि बताइए कौन टेम्परेचर बढ़ा है, ज्यादा टेम्परेचर T2 है या T1 है। तो ध्यान दीजिएगा कि वोल्टेज को बढ़ाने से करंट तेजी से किस में बढ़ रहा है। देखिए वोल्टेज मान लीजिए हमने V1 किया तो T1 टेम्परेचर पे करंट हुआ I1 और T2 टेम्परेचर पे करंट हो गया I2। यानी आप क्लियर देख रहे हैं कि सेम वोल्टेज V1 पर
T1 टेम्परेचर पे करंट की वैल्यू कम है और T2 टेम्परेचर पे करंट की वैल्यू ज्यादा है। तो T2 टेम्परेचर पे करंट की वैल्यू ज्यादा है, यानी T2 टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस की वैल्यू कम है। तो हम लोग जानते हैं कि रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर जो एक रिलेशन हम लोगों ने पढ़ा था, R इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा थीटा। यहाँ थीटा राइजिंग टेम्परेचर है, यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ता जाता है। यानी रेजिस्टेंस जब ज्यादा रहेगा तो करंट कम रहेगा। यानी जरा देखिए, सेम वोल्टेज V1 पे T1 टेम्परेचर पे करंट कम है और T2 टेम्परेचर पे करंट ज्यादा है। यानी जब करंट T2 है तो करंट ज्यादा है, इसका मतलब रेजिस्टेंस की वैल्यू कम है। T2 टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस कम है, तो रेजिस्टेंस कम होने का मतलब कि टेम्परेचर कम। यानी यहां आपको स्पष्ट हो जाना चाहिए कि T2 टेम्परेचर लेस टेम्परेचर है और T1 ज्यादा टेम्परेचर है। इसीलिए तो सेम वोल्टेज V1 दे रहे हैं तो T1 टेम्परेचर पे करंट कम। T1 टेम्परेचर पे क्यों करंट कम? क्योंकि रेजिस्टेंस भी कम। और रेजिस्टेंस T1 टेम्परेचर ज्यादा है तो रेजिस्टेंस ज्यादा रहा होगा, और रेजिस्टेंस ज्यादा तो करंट कम। और T2 टेम्परेचर जब, यानी कि T2 टेम्परेचर हमने टेम्परेचर को घटा दिया, यहाँ देखिए T2 कम टेम्परेचर है, टेम्परेचर को घटा दिया तो करंट बढ़ गया, क्योंकि टेम्परेचर घटाने से रेजिस्टेंस भी घट गया, और रेजिस्टेंस घट गया तो करंट बढ़ गया। अब आपको एकदम क्लियर होना चाहिए। यानी मेन आपको ध्यान ये रखना है कि टेम्परेचर कम रहेगा तो रेजिस्टेंस भी कम हो जाएगा, और रेजिस्टेंस कम हो जाएगा तो करंट I बढ़ जाएगा। इतना ध्यान रखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। यानी T2 टेम्परेचर कम है तो रेजिस्टेंस भी कम, और रेजिस्टेंस कम तो करंट ज्यादा। अब इसके बाद अन्य ऐसे आपके पास जो भी बुक हो, और कोशिश करेंगे जो मैंने बुक रिकमेंड किया ये बुक प्राप्त करने का, या आपके पास जो बुक हो उसमें भी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस देखें जो बोर्ड में आए हुए हैं, उसको बनाएं, प्रैक्टिस करें। और जो लेसन जैसे मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा चुका हूं उसके भी क्वेश्चन आप बनाएंगे तो बहुत आपको लाभ मिलेगा। बोर्ड एग्जाम आपके लिए बिल्कुल ही इजी हो जाएगा। आगे हम लोग और कल देखेंगे। धन्यवाद।